नमस्कार दोस्तों, मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 12th सेकेंड लैंग्वेज गुजराती उसका जो 5वां जो चैप्टर है थींगड़ू, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर लेना। तो दोस्तों, इस लेसन को शुरू करने से पहले हम इसके जो लेखक हैं सुरेश जोशी, उनका कुछ परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। લેસન 5 થીંગડું, જેના લેખકનું નામ છે સુરેશ જોશી. સુરેશ જોશીનો જન્મ ઈસવીસન 1921માં અને મૃત્યુ ઈસવીસન 1986માં થયું હતું. સુરેશ હરિપ્રસાદ જોશી કવિ, વાર્તાકાર, નવલકથાકાર, નિબંધકાર, સંપાદક અને અનુવાદક હતા. તેમનો જન્મ બારડોલી તાલુકાના વાલોડ ગામે થયો હતો. MS વિશ્વવિદ્યાલયમાં ગુજરાતી વિષયના અધ્યાપક અને વિભાગીય વડા હતા. સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી સાહિત્યમાં આધુનિકવાદને પ્રભાવક બનાવનાર પ્રમુખ પ્રયોગશીલ સર્જક ક્ષિતિજ, ઉહાપોહ, એતદ વગેરે જેવા પત્રોના સામયિકોના તંત્રી હતા. ગૃહ પ્રવેશ, બીજી થોડી અપીચ, ન તત્ર સૂર્યોભાતિ, એકદા, નૈમશી અરણ્યે વગેરે તેમના વાર્તા સંગ્રહો છે. છિન્નપત્ર અને મરણોત્તર તેમની પ્રયોગાત્મક નવલકથાઓ છે. ઉપજાતિ, પ્રત્યંચા, ઇતરા, તથાપિ વગેરે તેમના કાવ્ય સંગ્રહો છે. કિંચિત, કથોપકથન, અરણ્ય રુદન, ચિંતયામિ મનસા, અષ્ટમો અધ્યાય વગેરે તેમના લાક્ષણિક વિવેચન સંગ્રહો છે. જનાંતિકે, ઇદમ સર્વમ, અહોબત કિમ આશ્ચર્યમ અને ઇતિ મે મતિ વગેરે તેમના લલિત નિબંધોના સંગ્રહો છે. પરંપરાગત વાર્તાઓ કરતાં નિરાળી શૈલીએ લખાયેલી આ વાર્તામાં લેખકે વિધુર વાર્તાનાયક વૃદ્ધ પ્રભાશંકરના વર્તમાન અને ભૂતકાળના જીવન પ્રસંગોના તાણાવાણા કલાત્મક રીતે ગૂંથ્યા છે. વસ્ત્રને થીંગડું મારતી વખતે પ્રભાશંકરના વીતેલા જીવન અને દાંપત્યની ઝલક સ્મૃતિ સંવેદન દ્વારા આપી દીધી છે. એકલા અને ઓશિયાળા પ્રભાશંકર વાર્તા કહેવાની શરતે પડોશીના છોકરા મનુને વાર્તા કહેવાની શરતે સોયમાં દોરો પરોવાવે છે. તેમણે કહેલી આ વાર્તામાં સિદ્ધ પુરુષ રાજા રાણીને કુમાર ચિરાયુ માટે ચીર યૌવનનું વસ્ત્ર આપે છે, પણ તેમાં કાણું પડશે તો થીંગડું મારવું અતિ કઠિન છે એમ કહે છે, અને એવું થાય છે પણ ખરું. વસ્ત્ર હોય કે શરીર, જીર્ણતાને નિવારવાનું અશક્ય છે. પછી એને ટકાવી રાખવાના પ્રયાસો થીંગડું મારવા જેવા છે. વાર્તામાં બાળ વાર્તા ગૂંથીને વાર્તાકારે આ જીવન રહસ્યને प्रतीकात्मक रीते सूचवी दीधु है. यानी कि दोस्तों, ये एक कहानी है. इस कहानी के अंदर सुरेश जोशी ने जो परंपरागत जो कहानियाँ होती है उससे अलग शैली में इस कहानी को उन्होंने लिखा है, जिसमें पहले तो जो वृद्ध प्रभाशंकर है, जो विदुर है, यानी कि उनकी पत्नी मर चुकी है और उनका एक बेटा है और उसकी बहू है जो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते. तो ऐसे वृद्ध प्रभाशंकर अपना जो जीवन है वो अकेलापन से उनका जो जीवन है अकेले ही बीत रहा था. कहते हैं कि उनका जो
कोट था वो फट गया था, तो उसको सीने के लिए वो बैठे, लेकिन वो अपने कोट को सी पाते नहीं है। तो उस समय उनके पड़ोस का एक बच्चा जो है, जिसका नाम मनु है, उसको कहानी कहने की शर्त पे उसके पास सुई में धागा डलवाने का काम करवाते हैं और वो बच्चे को कहानी कहना शुरू कर दे, जिसमें उस कहानी में भी यही जो कपड़े को, फटे कपड़े को सीना, यानी उसको फिर से कपड़ा रख कर सीने की बात यहाँ पर की गई, जिसको थिंगड़ू बोलते हैं, रफू बोलते हैं। कहते हैं कि इसमें भी राजा रानी जो है अपने बेटे चिरायु के जो शरीर पर जो वस्त्र था, जो जादुई वस्त्र था, वो वस्त्र उसके शरीर पर जब तक था तब तक कहते हैं कि वो युवान रहता था, लेकिन किसी कारणवश उस वस्त्र में छेद हो गया और उसकी सारी युवानी चली गई, सारी जवानी उसकी चली गई। और ये जो वृद्ध राजा रानी उसके वस्त्र को सीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको सी पाते नहीं हैं। तो यही चीज़ लेखक ने यहाँ पर कहने का प्रयत्न किया है कि चाहे वो कपड़े के अंदर कपड़े को सीने का या जीवन को सीने का जो प्रयत्न करते हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि वो व्यर्थ कोशिश हमेशा सार्थक होती नहीं है। ये हमारे जीवन के अंदर हम अपने जीवन को कैसे भी करके उसको टकाए रखने का, टिकाने का काम करते हैं, लेकिन वो कभी सफल होता नहीं है। ये चीज़ इस कहानी के अंदर लेखक ने बताई है। तो दोस्तों, अब हम जो लेसन है, कहानी है थिंगड़ू, उसकी शुरुआत करने का प्रयत्न करते हैं। પશ્ચિમ ક્ષિતિજ પર વાદળા છવાયેલા હતા, તેથી આથમવા આવેલા સૂરજની રતુમડી આભા દેખાતી નહોતી. સહેજ વાદળ આછા હતા, ત્યાંથી રતાશની નાની સી લકીર ઘડીભર દેખાય ન દેખાય ને છવાતા જતા અંધારામાં અલોપ થઈ ગઈ. જાણે કોઈ નાગણે બટકું ભરી અંધારના ઝેરની કોથળી ઠાલવી દીધી. એ ઠલવાયેલો અંધકાર प्रभाशंकर ने પણ चारे बाजू थी घेरी वળ્યો. इस पैराग्राफ में लेखक ने जो संध्या का जो समय है उसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है, जिसे उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि किस प्रकार से ये जो अंधेरा है धीरे धीरे सूरज डूबता है और चारों तरफ अंधकार फैलता जाता है, जिसे उन्होंने ऐसे उपमा दी कि जैसे कोई जो सांप है वो धीरे धीरे, कहते हैं कि अपने किसी शिकार को ऐसे मुंह में दबोचता है और धीरे धीरे अपने अंदर निगल लेता है, वैसे ही ये जो सूरज है धीरे धीरे डूब रहा है और चारों तरफ अंधकार छा जाता है. પ્રભાશંકરે ગોખલામાંથી પાનની ચમચી લીધી. એ ખોલીને આંખો ઝીણી કરીને જોયું તો અંદર ચીમડાઈ ગયેલું અડધું જ પાન હતું. 2 દિવસથી હસમુખને પાન લાવવાનું યાદ કરાવવા છતાં એ ભૂલી જ જતો હતો. પ્રભાશંકરે ખૂબ કાળજીથી અડધા પાનના 2 ભાગ કર્યા. એમાંનો એક ભાગ સાચવીને ચમચીમાં મૂકી દીધો ને બીજા ટુકડા પર ચૂનો કાંથો ચોપડવા લાગ્યા અને પાન મોઢામાં મૂક્યો. સાથે જ તમાકુની चपटी भरीने मोढ़ा में मूकी. यानी कि जब अंधेरा हो गया तो उस समय कहते हैं कि प्रभाशंकर अपने रोज़ के नियम मुजब अपने घर के एक गोख में, यानी एक ऐसा दीवार के अंदर जो कबाड़ जैसा छोटा सा जो बखोल बनाया हुआ था, उसमें उन्होंने पान की चमची रखी हुई थी जिसमें पान रखा था. कहते हैं कि वो पान की डिब्बी खोलकर
उसमें से उन्होंने देखा तो एक मुरझाया हुआ अंदर आधा पान पड़ा था। 2 दिन से उन्होंने अपने बेटे हसमुख को पान लाने का याद कराया, लेकिन फिर भी वो लाने का भूल जाता था। प्रभाशंकर ने बड़ी यानी सावधानी से उस आधे पान के 2 टुकड़े किए और उसमें से एक उन्होंने संभाल कर वापस उस डिब्बी में रख दिया और दूसरे टुकड़े पर चूना और काथा लगाकर उस पान को अपने मुंह में रख दिया और साथ में उन्होंने तम्बाकू भी रखी। બહારના શેરીના દીવાના પ્રકાશનો એક લીસોટો આગલા ઓરડામાં પડતો હતો। તેને અજવાળે ખીંટીએ ભેરવેલો કોટ લઈને પહેર્યો, ટોપી માથે મૂકી ઘૂંટડો પાણી પીને જ બહાર નીકળવાની એમની ટેવ હતી। પાર્વતી ડોશી જીવતા હતા ત્યાં સુધી તો બહાર જવાનો વખત થાય કે તરત પાણીનો પ્યાલો લઈને હાજર રહેતા। એવી નાની નાની ઘણી વસ્તુ આ છેલ્લા 1 વર્ષથી તેમને જાતે જ કરી લેવી પડતી। પાણી માટે પ્રભાશંકર પણિયારા પાસે ગયા ને ઘૂંટડો ગળે ઉતારીને પાછા વળતા હતા ત્યાં એકાએક જાણે કોઈએ પાછળથી એમના કોટની બાંય ઝાલીને એમને રોક્યા અને એમનાથી એકાએક પૂછાઈ ગયું, શું છે હસમુખની माँ। यानी कि इस पैराग्राफ में बताया है कि बाहर से जो शेरी के अंदर जो लाइट थी, उस लाइट का जो प्रकाश है वो उनके घर के आगे के हिस्से में वो उसका प्रकाश पड़ रहा था और उसके उजाले में उन्होंने अपने घर की जो दीवार पर जो कोट टिंगाया था यानी लटकाया था, वो कोट लेकर उन्होंने पहना। सर पर उन्होंने टोपी रखी और एक घूंट पानी पीकर ही घर के बाहर निकलने की उनकी जो आदत थी, उस आदत यानी उस आदत के मुताबिक कहते हैं कि वो पानी पीने के लिए वहाँ जाते हैं। जब उनकी पत्नी पार्वती जिंदा थी तो वो जब भी बाहर जाते तो उनकी पत्नी उनके लिए पानी लेकर हाजिर हो जाती थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें 1 साल से उनको खुद ही करनी पड़ती थी। वो पानी पीने के लिए जो पनिहारा यानी कि किचन के अंदर वहाँ गए और एक घूंट पानी पिया। उसके बाद वो जब वापस जा रहे थे और अचानक उनको ऐसा लगा कि उनकी जो कोट की जो बाहीं पकड़कर उन्हें कोई खींच रहा है, उनको रोक रहा है और अचानक उनके मुंह से निकल गया कि क्या है हसमुख की माँ। निस्तब्ध अंधकारमां ए प्रश्न रजड़तो रही गयो। प्रभाशंकर आँख झीणी करीने अंधकारमां ताकी रह्या। तपखीरनो सड़ाको लईने सहेज खोंखारो खाईने मकू जे कहीने पार्वती डोशीने વાત કરવાની ટેવ હતી। મોટા દીકરા મણિશંકરના મૃત્યુ પછી પ્રભાશંકર ઘણીવાર અન્યમનસ્ક બની જતા ત્યારે ઘણું ખરું એમની બાંય ખેંચીને બોલાવવાની પાર્વતી ડોશીને ટેવ પડી ગઈ હતી। પ્રભાશંકરને યાદ આવ્યું, પરણ્યાને 1-2 વર્ષ થયા હશે ત્યારે તો એમના ડોસા ડોશી ઘરમાં હતા। જમીને પ્રભાશંકર નોકરીએ જવાની તૈયારીમાં જ હતા। એમની ટેવ મુજબ ઘૂંટડો પાણી પીને રસોડાની બહાર નીકળવા જતા હતા ત્યાં જ આમ જ કોટની બાંય ખેંચીને એમને ઊભા રાખીને પાર્વતીએ પોતે માતા થવાની છે એવા શુભ સમાચાર આપ્યા હતા। સંયુક્ત કુટુંબમાં મર્યાદા જાળવીને રહેવાનું। 2 ઘડી એકાંત મેળવીને 1-2 શબ્દ બોલવાનું પણ ભાગ્યે જ બનતું। રાતે મા બાપને ભાગવત સંભળાવીને પ્રભાશંકર સૂવા જાય ત્યારે પાર્વતી પથારીને એક ખૂણે આખા દિવસના કામથી થાકેલી ઊંઘે ઘેરતી આંખે માંડ જાગતી બેઠી હોય। આમે તે પ્રભાશંકર 4 શબ્દ બોલવાના હોય
ત્યાં એક જ બોલીને કામ ચલાવી લે એવા માણસ। निस्तब्ध यानी कि स्थिर, यानी कि बिना हलन चलन करे बगैर, यानी ऐसे जड़ अंधकार में वो जो प्रश्न था वो प्रश्न वहीं का वहीं रह गया। प्रभाशंकर ने आंखें छोटी करके देखा और अंधेरे में वो ऐसे देखने लगे। तबखीर यानी कि ये जो छिकनी होती है, नस्वार, जो औरतें नाक में सूंघती है, यानी कि वो जो नस्वार है वो नाक में लेती है। कहते हैं कि वो नस्वार का ऐसे नाक में चढ़ाकर और गले से थोड़ी आवाज़ निकालकर मकू जे कहने की, पार्वती जो डोशी है, डोशी यानी बुढ़िया, उन्हें बात करने की आदत थी। उनका जो बड़ा बेटा था मणिशंकर, उसकी मृत्यु के बाद प्रभाशंकर कई बार ऐसे अकेले महसूस करते थे, अकेलापन उनको खलता था। तो उस समय कहते हैं कि ये जो पार्वती है, उनकी पत्नी, वो उन्हें ये जो कोट की बाहें हैं वो खींचकर बुलाने की उनको आदत पड़ गई थी। प्रभाशंकर को ये याद आया कि उनको शादी किए 1-2 साल हुए हो गए कि उस समय उनके जो माता पिता है घर में थे, और कहते हैं कि उस समय पहले के ज़माने में खाकर प्रभाशंकर नौकरी की, यानी कि नौकरी पर जाने की तैयारी में थे, और उनकी हर रोज़ की आदत के मुताबिक एक घूंट पानी पी के ही वो रसे घर से बाहर निकलते थे। और वैसे भी कहते हैं कि वहाँ इसी प्रकार पार्वती जो है, उन्होंने प्रभाशंकर के कोट की जो बाहें हैं वो खींचकर उनको खड़े रखे थे, और खुद माँ बनने वाली है ये शुभ समाचार उन्हें दिए थे। संयुक्त कुटुंब में मर्यादा रखने की होती है, और इसीलिए कहते हैं कि 2 घड़ी एकांत प्राप्त करके 1-2 शब्द बोलना भी कभी कभार बनता था। और रात को माँ बाप को भगवत गीता सुनाकर प्रभाशंकर जब सोने के लिए चले जाते हैं तो उस समय पार्वती है एक कोने में बैठी होती थी, और पूरे दिन के काम से थककर उसकी आंखें भी गहराने लगती थी। और कहते हैं कि वैसे भी प्रभाशंकर 4 शब्द बोलने वाले होते हैं, और वहाँ एक बोलकर काम चला ले, ऐसे इंसान थे। મરણ આવ્યું તે દિવસે પણ પાર્વતીએ આમ જ હાથ પકડીને રોકતા કહેલું કે આજે ન જાઓ તો ન ચાલે, પણ પછી તરત જ પ્રભાશંકર નિત્ય નિયમમાં કશો ભંગ પડે તે સાંખી લેતા નહીં જાણીને વાત બદલી નાખીને કહેલું કે ના ના, એ તો મને અમથું જરા મનમાં એમ થયું, લો એક ઘૂંટડો પાણી પીને પછી જાઓ। આથી બારણાના આગળમાં, યાની કે બારણાના આંગણામાં કોણી આગળથી ફાટેલો કોટ ભેરવાતા ઊભા રહી જઈને એકદમ એમનાથી પૂછાઈ ગયું, શું છે હસમુખની માં? પણ પેલો તપખીરનો સડાકો અને મકુજેનો ટહુકો સંભળાયો નહીં, એટલે પ્રભાશંકર એકલા જ બોલવા લાગ્યા, શું છે? કોટ ફાટ્યો છે એમ કેવું છે ને? તે શું ઠીંગણું મારું? પણ સોય દોરો ક્યાં છે? यानी जिस दिन पार्वती जो है वो मरने वाली थी, उस दिन उसने ऐसे ही प्रभाशंकर का हाथ पकड़कर उन्हें रुककर ये कहा था कि आज आप नौकरी नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा। लेकिन फिर बाद में प्रभाशंकर जो है वो अपने रोज़ के काम में इस प्रकार की जो खलेल पड़े वो उन्हें सहन नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने बाद में बात बदल डाली और कहा कि नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही ज़रा मन में आया इसीलिए कहा, लो एक घूंट पानी पीकर फिर जाओ। और इसीलिए अभी जो दरवाज़ा है उसके
आगे जो कोहनी है वहाँ से, कोहनी की आगे से जो कोड है वो वहाँ से फट गया और खड़े रहकर अचानक उनके मुंह से ये शब्द निकल गए कि क्या है हंसमुख की माँ। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, इसीलिए प्रभाशंकर अकेले ही बोलने लगे कि क्या है, कोट फट गया है ये कहना है, तो क्या मैं इसको सी दूँ, लेकिन सुई और धागा कहाँ है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज का जो वीडियो है वो हम यहाँ तक रखते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं जल्द से जल्द आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।